चलो गाइस, पढ़ेंगे अभी अपन, आगे आएगा वो, अभी अपन पढ़े तो, है ना। ठीक है, चलो। तो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट। अब मेरी बात समझना ध्यान से, एस्पेक्ट्स जो है ना, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड में कुछ खास नहीं है, समझ रहे। अच्छा, एक तो अपन ये देख लेते हैं कि कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने, है ना। तो एक तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, है ना, ये इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखना, है ना, ऑफ एनी एंटिटी, ये ना, ये तो पूरा याद ही कर लेना, मतलब क्लियर है गाइस, ठीक है ना। फिर वो अपने आप को किस बात से सेटिस्फाई करेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री प्रॉपर है, ये सब आपके क्या बन जाएंगे बेटा, साइड हेडिंग। याद है आपको कि कुछ मिसिंग नहीं है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बना है, सही अकाउंट में चीजें गई हैं, सही अमाउंट से गई हैं, कोई एंट्री होने से नहीं हुई रह गई है, ऐसा नहीं हुआ है, सारी एंट्रीज हुई हैं, कंप्लीशन हुआ है सारी एंट्रीज का, है ना। उसके बाद फिर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स में अपन ने देखा था कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस लेगा और जो बुक्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होनी चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दिखाए। ट्रू एंड फेयर कब मानेंगे, जब उसमें कोई बड़ी गलती नहीं है ना। और वो रिपोर्ट करेगा, किस हिसाब से करेगा, स्टैंडर्ड्स बने हुए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट बने हुए। फिर अपन ने देखा था स्कोप में क्या क्या आता है, तो पहला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर क्या था, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, है ना, अनदर सोर्स ऑफ डेटा इज रिलायबल एंड सफिशिएंट एज द, हाँ, तो इसमें था कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन, मतलब जो डेटा है उसके हिसाब से बुक्स बनी हुई है ना, और उस पर ऑडिटर को अपना ओपिनियन बनाना है, समझ रहे, सर्टिफाई नहीं करना है, ये बताया था मैंने। फिर क्या था थर्ड, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब कि लीगल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है वो ऑडिटर के स्कोप में आएंगी, है ना। चौथा क्या था, कि रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी इंफॉर्मेशन की देख लेगा। कैसे देखेगा, तो सिस्टम्स वगैरह भी देख लेगा, सिस्टम्स भी उसके थोड़े से स्कोप में आएंगे, समझ रहे। और वो सारे टेस्ट वेस्ट जो कि ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस को पता करने के लिए लगाएगा, ये उसके स्कोप में आएगा। क्लियर है गाइस, है ना। मतलब स्कोप है इसका रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसका जो कैसे है वो कैसे है, सिस्टम्स को भी देखेगा और इंडिविजुअल आइटम्स को भी देखेगा। इसका मतलब कोई सेल ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन को भी आइडेंटिफाई करेगा और सिस्टम्स को भी चेक करेगा। फिर क्या था, ऑडिटर डिटरमिन्स वेदर द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली, डिस्क्लोजर मतलब प्रॉपर है कि नहीं है ना। कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल्स बने हैं, और मैनेजमेंट जजमेंट वाला अभी बताया मैंने, है ना। The auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence, मतलब, है ना, ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब जो भी चीजें उसके दम से बाहर है वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती उससे। उसकी दम से बाहर है मतलब कि वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक्सपर्ट है, लेकिन वो किसी थर्ड चीज का वो नहीं है एक्सपर्ट, है ना। याद है आपको इंजेक्शन का एग्जांपल दिया था मैंने, हेलो हेलो, है ना। उसके बाद फिर अरे रे रे रे, सुनो ना, अपन अभी मतलब ये चीजें इतनी ब्रॉड है ना, इतनी ब्रॉड है कि इसमें डेप्थ वाले अभी डाउट का कोई चांस ही नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। तो ऑडिटर सेटिस्फेक्शन पे काम करता है, ये सारे डिसीजन ऑडिटर पे ही निर्भर करते हैं कि उसको एक्सपर्ट को लगाना है या नहीं लगाना है, तो जिम्मेदारी है ना ऑडिटर की, मतलब कि ओपिनियन की, समझ रहा है। तो ये सारे डिसीजन ऑडिटर के हाथ में, अगर उसने नहीं किया तो वही फंसेगा ना, तो तुम चिंता मत करो, है ना। ये बात अपन जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो वैसे भी क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स में फिर वही बात है बेटा, देखो सिस्टम, सिस्टम मतलब पॉलिसीज जो है, इंटरनल कंट्रोल्स जो है उनको हम चेक करेंगे बेटा। इंटरनल कंट्रोल आपको बहुत अच्छे से समझना है। मुझे बताओ इंटरनल कंट्रोल जानते हो कि नहीं जानते हो क्या होता है?
सभी लोग समझते हैं इसको, है ना। इंटरनल कंट्रोल पूरा चैप्टर ही आएगा शायद अपने को, है ना। बहुत बड़ा भारी चीज है, मतलब भारी भारी बोल रहा हूँ मैं, काफी सारा डिस्कशन है इस पर, है ना। तो काफी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस पर, है ना। क्या सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम हर किसी का अपना अलग अलग होता है। तुम समझो, तुम किसी भी दुकान पे जाते हो तो उसका प्रोडक्ट बेचने का तरीका जो रहता है वो अलग अलग होता है। गाइस, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी लोग हैं, है ना, अब मान लो किराना दुकान ही है, तो हर दुकान ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है। किसी के 2 काउंटर हैं, किसी का किसी जगह से आता है, फुल्की खाने जा रहे हो तो किसी के कूपन सिस्टम है, किसी के 3 काउंटर हैं। आ रहा है समझ में? ये उनका अपना तरीका है, समझ आ रहा है। जैसे किसी के यहाँ टोकन वाले व्यवस्था है, जैसे मान लो कि तुम मधु कलश में फुल्की खा रहे हो, तो क्या सिस्टम कैसा होगा कि भैया तुम टोकन लो। ये टोकन वाला सिस्टम क्यों है और ये क्या है? यह है एक इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो कंट्रोलिंग के लिए जो भी कोई पॉलिसी आप डिसाइड करते हो, दैट इज नोन एज योर इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना। काफी डिस्कशन है इस पर, तो इनको अच्छे से देखना होता है। एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड टू ascertain whether it is appropriate for the business and helps properly recording all the transaction। मतलब समझो, हाँ ना भाई, सुनो तो पूरी बात, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी अलग से डिस्कशन है। अभी बिल्कुल ब्रॉड डिस्कशन चल रहा है भाई साहब। क्या एस्पेक्ट्स कवर करने होते हैं आपको इंटरनल वो ऑडिट के दौरान, आ रहा है समझ में? तो हाँ, इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करने होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और अकाउंटिंग का सिस्टम चेक करना होता है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या है कि वो जो टोकन सिस्टम है वो तुम्हारा क्या हो गया, एक तरीके का इंटरनल कंट्रोल। क्यों होते हैं इंटरनल कंट्रोल? मान लो कि जैसे और एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है, तो तुमने बोला कि भैया 4 जगह पता करेंगे तभी खरीदेंगे, 4 जगह पता करेंगे तभी खरीदेंगे। ये क्या हो गया? ये एक तरीके का क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल। अरे सुन, तो कंट्रोल क्यों होते हैं? हमारा बिजनेस अच्छे से चले इसके लिए मैं कुछ कुछ सिस्टम बनाता हूं, यार ऐसे ऐसे करते हैं अपन, कुछ कुछ पॉलिसीज बनाता हूं। ये सिस्टम्स, ये पॉलिसीज मेरे क्या कहलाते हैं बेटा? इंटरनल कंट्रोल। पूरा डिस्कशन है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही बताते चल रहा हूं क्योंकि आगे अपने को थोड़ा सा ध्यान रहेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, है ना। रिव्यूइंग द सिस्टम एंड प्रोसीजर, ये बिल्कुल सेम बात है फॉर द टाइमिंग। अभी हमारे लिए ये बिल्कुल सेम बात है। टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडिक्वेट, है ना, तो उसको अपन बोल सकते हैं एडिक्वेट सिस्टम्स। समझ में आ रहा है? एडिक्वेट मतलब इतने सिस्टम्स होने चाहिए कि भैया जो आपका पर्पस था वो फुलफिल हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई। देखो, अगर मान लो कि मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने कोई मैनेजर नहीं रखा, तो मेरा जहां से मटेरियल पड़ा हुआ वहां से कोई लेके जा सकता है। बेटा, मेरा बाउंड्री वॉल को भी ऊंचा करवाना एक इंटरनल कंट्रोल है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ये पॉइंट फिर मुझे इंटरनल कंट्रोल की तरफ ही लेकर के जा रहा है। क्लियर है गाइस? है ना। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? चेकिंग ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बहुत सिंपल बात है और बहुत बेसिक बात है। सोच के देखो, अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, अमाउंट अगर गलत आएंगे तो। अरिथमेटिकल मतलब कि टोटलिंग वोटलिंग और ये जो सारा कुछ है, ये सारा कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। सिंपल बात है ना। हर ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड होना चाहिए। आ रहा है समझ में? वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब नकली ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। आ रहा है समझ में? क्या बोल रहा है देखो, ऑथेंटिक होना चाहिए मतलब कि अप्रूव्ड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए मतलब होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एंटर इनटू बाय मेकिंग एन एग्जामिनेशन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन बेसिकली देखो, एक चीज समझ लेना, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट स्कोप से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब समझ रहे हो? तुम इसको ब्रॉडली लेकर के चलो कि बुक बनाने वाले ने, समझ में आ रहा है, ये जो कंटेंट्स ये सब जो जिन लोगों ने डिसाइड किया है, डिजाइन किया है, ये कैसे डिजाइन किया है कि आप लोगों को ऑडिट के बारे में सारा कुछ बता दें। समझ में आ रहा है? अब अपन लोग क्या है कि स्कूल टाइम में जो पढ़ते हैं ना बिजनेस स्टडीज, समझ में आ रहा है, उसमें होता है कि भैया फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज, फीचर एडवांटेज डिसएडवांटेज।
ये थ्योरी थोड़ी अलग टाइप की हो जाती है, मतलब। और ऑडिट में ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा इसलिए होता है क्योंकि जब आप स्कोप की बात करो, जब हम मीनिंग वाइज जाने लग जाएंगे ना, तो स्कोप में भी वही चीज आ सकती है जो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड में आ सकती है। लेकिन बस ये समझना है आपको कि जब स्कोप पूछा जाए तो ब्रॉडली आपको चीजें बतानी है, और एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड पूछा है तो इंटरनली आपको चीजें बतानी है उसमें। आ रहा है समझ में? यानी स्कोप के अंदर ये डिस्कशन हो सकता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नॉलेज लेवल पर चलो बस। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एस्पेक्ट्स आएगा तो ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। और स्कोप आएगा तो ब्रॉडली वो वाले पॉइंट्स, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में जो चेक करने वाला है ना एग्जामिनर, उसके पास तो वही जाने वाला है। मेरी बातें समझ रहे हैं क्या आप लोग बेटा? है ना? ठीक है ना? तो वेरिफिक, हाँ ठीक है। तो आपको वर्ड्स क्या क्या रखने हैं? देखो एस्पेक्ट्स में मैं सिस्टम प्रोसीजर चेक कर लेता हूँ, है ना। इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, ये पूरा एक ही है। सिस्टम प्रोसीजर अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल ये एक ही है, ये चेक कर लेता हूँ। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेता हूँ, ऑथेंटिसिटी कर लेता हूँ चेक, वैलिडिटी कर लेता हूँ चेक। मतलब तुम समझो कि अपने आप को ऑडिटर समझ करके जाओ कि तुम जा रहे हो और तुमको फाइनेंशियल्स दिखाए गए, समझ में आ रहा है? तुम फाइनेंशियल्स देख रहे हो तो मेनली तुम्हारा पर्पस है फाइनेंशियल्स चेक करना, लेकिन इसमें तुम फिक्स्ड एसेट दिखाए जा रहे, तो वैसे तो तुम्हें देखना है बिल कि हाँ यार ये इतने का आया या नहीं आया, लेकिन एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाने को कानून तुमको कह रहा है। और वो नेक्स्ट लेवल क्या है? वो नेक्स्ट लेवल थोड़ा सा क्या है? वो नेक्स्ट लेवल ये है कि भैया वो ना आप ये भी देख लेना कैसे खरीदते हैं। आ रहा है समझ में? कैसे खरीदते हैं का फाइनेंशियल्स पे डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कैसे खरीदते हैं का फाइनेंशियल्स पे असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन कैसे खरीदते हैं ये जान लोगे तो आप बाकी आपको हर ट्रांजैक्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। मान लो कंपनी ने 500 बार अलग अलग जो है वो लैपटॉप खरीदा, 500 बार, आईटी कंपनी है, 500 बार उसने लैपटॉप खरीदा, समझ में आ रहा है? अब मैं 500 की 500 ट्रांजेक्शन चेक नहीं करता, हर ट्रांजेक्शन में मैं 2-5 लैपटॉप खरीदे मान ली। पॉइंट समझ रहे हो आप? हर ट्रांजेक्शन में 2-5 लैपटॉप उन लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर ये बोला जाएगा कि भैया सारे के सारे चेक करो, तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं उनके खरीदने का सिस्टम देख लूं तो शायद मुझे थोड़ा सा भरोसा आ जाए कि हाँ, अगर 4 ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुए और सिस्टम सही है तो इसका मतलब बाकी के भी सही रिकॉर्ड हुए होंगे। गाइस आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं भी आपको लॉजिक बताया कि इंटरनल कंट्रोल क्यों, सिस्टम्स प्रोसीजर क्यों चेक कर रहा हूं, जबकि डायरेक्टली मेरा उससे लेना देना नहीं है। मैं सैंपल चेकिंग करता हूं, इसलिए मेरा सिस्टम पे भी भरोसा आना बहुत जरूरी है। बोलो गाइस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अब है ना, अब मैं फाइनेंशियल देख रहा हूं, मेरी सारी कहानी मेनली किससे स्टार्ट होने वाली है बेटा? फाइनेंशियल से। समझ आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, मेरी मैक्सिमम कहानी, मतलब मैक्सिमम जो डिस्कशन होगा ऑडिट पे, वो हमारा कहां से स्टार्ट होगा बेटा? फाइनेंशियल से। आ रहा है समझ में कि मेरे को अल्टीमेटली करना है फाइनेंशियल्स पर ओपिनियन देना है, ठीक है ना। तो मुझे आपको क्या बताना है? मुझे आपको बताना है कि भाई फाइनेंशियल से चीजें कैसे रिलेट होंगी, ऑडिटर कैसे फाइनेंशियल पे ओपिनियन देने के लिए ये चीज को चेक करना जरूरी है ना। तो अभी भी हम उसी से रिलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, सोच के देखो, क्या टोटलिंग जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए? बिल्कुल जरूरी है। आ रहा है समझ? तो टोटलिंग वोटलिंग भी चेक कर लेगा। तीसरा, ट्रांजेक्शन्स की ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी क्यों जरूरी है? समझ में आ रहा है? ट्रांजेक्शन्स की ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी इसलिए जरूरी है ताकि बोगस ट्रांजेक्शन्स ना दिखे मुझे। किसमें? बुक्स में। समझ में आ रहा है? इट इज पॉसिबल कि मुझे बुक्स में क्या दिखने लग जाए? बोगस ट्रांजेक्शन। मतलब मैं ट्रांजेक्शन तो दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन हुआ है ट्रांजेक्शन। आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर डिस्टिंक्शन किसमें? कैपिटल रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट इससे असेस होता है। समझ में आ रहा है? कैपिटल को रेवेन्यू दिखा दूंगा तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। रेवेन्यू का कैपिटल दिखा दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, ठीक है गाइस, है ना। तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल रेवेन्यू का बाइफरकेशन सही तरीके से किया गया हो, ठीक है ना। फिर कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड पीएनएल और अदर स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड।
comparison of the balance sheet and P&L and other statements with the underlying record in order to see that they are in accordance therewith. अरे समझ में, मतलब वो प्रॉपर है इसके लिए, ठीक है। बैलेंस शीट वगैरह का कंपैरिजन क्लियर है अंडरलाइंग रिकॉर्ड से। ये वही बात हो गई कि बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से फाइनेंशियल्स बनने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मेन वर्ड है अंडरलाइंग रिकॉर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल्स होने चाहिए, है ना। मतलब सिर्फ अंडरलाइंग रिकॉर्ड वर्ड यूज कर लो कि साइड हेडिंग में तो चलेगा काम तुम्हारा। वेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, टाइटल बोले तो ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, जो बुक्स में दिख रहा है वो सच में है कि नहीं, जो बुक्स में दिख रहा है वो सच में है कि नहीं, जिस वैल्यू पे दिख रहा है उस वैल्यू का है कि नहीं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। वेरिफिकेशन बेसिकली असेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो अभी इसने असेट का बताया, फिर बता रहा है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, जिस वैल्यू पे दिख रहे हैं उसी वैल्यू के हैं या नहीं है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। क्लियर है आपके फाइनेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बेटा मैंने बोला ना असेट और लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी के बैलेंसेस की बात चल रही है, आ रहा है समझ में। ट्रांजेक्शन्स जो है वो वाउचिंग होती है उसकी, पढ़ेंगे ना अपन आगे, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, तुम्हें क्या समझना है अभी, तुम्हें हर समय ये सोचते रहना है कि ये एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट है, यानी ऑडिट में अभी भी ब्रॉडली चल रहा है, क्योंकि एक एक चीज की बहुत डेप्थ में जाएंगे अपन। तो ये बोल रहा है कि ओवरऑल अपन क्या क्या कवर करते हैं, ओवरऑल अपन क्या क्या कवर करते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो वो यही बोल रहा है कि देखो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी में सिस्टम प्रोसीजर चेक कर लेता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने मन से लिख सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो। मतलब मैं जितने शब्दों पे आपको फोकस करने बोल रहा हूँ, आप अपने शब्दों पे फोकस करके और फिर अपनी मतलब बना सकते हो उसमें, क्योंकि पूरा पूरा तो याद हो नहीं सकता, लेकिन मेजरली बातें आपको याद रह जाएंगी, है ना। तो टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यू, उस पर बहुत डिस्कशन होना, ये वैसे भी याद रह जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, चेकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर ट्रांजेक्शन का आ गया, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। फिर अगर कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी मतलब कि लीगल, आ रहा है समझ में, क्योंकि पार्टनरशिप वगैरह में ऑडिट को लेकर के कुछ ऐसा खास डिस्कशन है ही नहीं, मतलब ऑडिट कंपलसरी ही नहीं है ना, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग टू एन अप्रोप्रिएट पर्सन या बॉडी, तो अगर आपको ऑडिट करना है तो अल्टीमेटली आपको अपनी रिपोर्ट सौंपना किसको है, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सौंप रहे हो, किसको सौंपोगे, आ रहा है समझ में। तो ये चीज हम किससे देखेंगे, हेलो हेलो हेलो, ये चीज हम किससे देखेंगे बेटा, है ना, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, कि भाई कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो आपको शेयर होल्डर्स को वो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि पार्टनरशिप है तो फिर पार्टनर्स को आपको करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें हैं, बोलो भाई, क्लियर है ना। अब डिस्कशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इसके बारे में लिख लो, क्योंकि असर्शन पे अकेले सिर्फ असर्शन पे 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। असर्शन वो चीजें हैं मेनली ऑडिटर जिनको चेक करने आता है ना। थोड़ा ग्रामेटिकल अच्छा नहीं है ये, लेकिन इस बात को समझो, ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेनली ऑडिटर जिनको चेक करने आता है, आ रहा है समझ, मेनली ऑडिटर जिनको चेक करने आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, कंप्लीटनेस, सारे ट्रांजैक्शन एंटर कर लिए हैं क्या, कोई रहे तो नहीं क्या, आ रहा है समझ ये। उसके बाद वैल्यूएशन, क्या सही वैल्यू पे चीजें दिख रही हैं, क्या सही वैल्यू पे चीजें दिख रही हैं,
क्लासिफिकेशन, क्या सही अकाउंट में चीजें इंटर की हुई हैं, आ रहा है समझ में? मतलब असर्शन जो हैं वो ऑडिटर का पूरा, मतलब ऑडिटर के लिए बेस है कि हाँ यार इन चीजों को इंश्योर कर लूं मैं तो मेरा ऑडिट हो जाएगा। मतलब मैं अगर किसी ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा हूं तो क्या चेक करूं, मतलब मेरे को जितनी चीजें दिख रही हैं उतनी चेक करूं, या मेरे कुछ पर्पस हैं कि ये 10 पर्पस मेरे को इंश्योर करने हैं। पॉइंट समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ठीक है, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास पर्पस नहीं है तो असर्शंस आपके पर्पस बोल सकते हो आपके, एक तरीके से कि असर्शंस आपको वो देगा कि हाँ ये 10 चीजें आपको चेक करनी करनी। अब उसके बाद फिर और एक्स्ट्रा करना है तो जो करना है करो, ये 10 चीजों की जिम्मेदारी है। तो असर्शंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। बोलो बेटा, असर्शन पे आपका डिस्कशन आपको समझ आ गया है कि असर्शन क्या चीजें हैं? कुछ नहीं, असर्शन ऑफिशियल है, समझ रहे? असर्शन एग्जैक्ट है, जितने हैं उतने ही है। एस्पेक्ट्स जनरल डिस्कशन है, समझ रहे? तुम ये समझ लो कि ऑडिट में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको कि मैं बोलूंगा कि इसको लॉज की तरह रखना है आपको, तो असर्शन वही चीज है, समझ रहे? असर्शन ऑफिशियल है, उसमें मान लो कि जैसे 4 असर्शन है किसी चीज के तो वो 4 ही है, और वो 4 हैं ही। वो जनरल डिस्कशन नहीं है कि क्वालिटीज क्या हो गई या क्या एडवांटेजेस हो गए, ये नहीं है वो। आ रहा है समझ? वो टेक्निकल डिस्कशन है, समझ में आया क्या? तो असर्शन मेन चीज है। हाँ हाँ, मतलब कि आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी पढ़ाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी असर्शन बहुत स्पेसिफिक है ना? अब जैसे आस्पेक्ट लिख रहे हो तुम, तो आस्पेक्ट में अगर मान लो कि तुम्हारा एक दो छूट गए और एक दो तुमने एक्स्ट्रा लिख दिए, तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स में उससे उतना वैसा फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन असर्शन तुम्हारा एक छूटा तो एक नंबर गया, ऐसा मान के चलो। आ रहा है समझ में? मतलब उसके 4 पॉइंट है तो वो 4 के 4 लिखने ही पड़ेंगे तुमको, है ना? ठीक है गाइस? तो असर्शन जो है इसमें कैसे दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट। ये ऑफिशियल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से अगर आपको असर्शन के बारे में लिखने को आया तो ये लिख लेना। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये क्या है कि ये वो बातें हैं जो मैनेजमेंट ऑडिटर से बोल रहा है कि हाँ हमारे अकाउंट कंप्लीट है, कोई भी एंट्री मिसिंग नहीं है, हाँ हमारा वैल्यूएशन सही है, हमने कोई भी चीज को अंडर या ओवर वैल्यू नहीं कर रखा है, हाँ हमारा क्लासिफिकेशन सही है, हमने जो एंट्री जिस लेजर में जानी चाहिए थी उसी में डाली, किसी और लेजर में नहीं डाली। पॉइंट समझ में आएगा? तो असर्शंस जो है ये वो बातें हैं जो ऑडिटर बोल रहा है, ऑडिट वो मैनेजमेंट बोल रहा है ऑडिटर को, और यही वो बातें हैं जो ऑडिटर चेक करेगा। समझ आ रहा है कि अच्छा वैल्यूएशन सही किया, चलो लाओ दिखाओ सबूत दो, देखें फिर आगे बढ़े। क्लियर है गाइस? है ना? दैट आर एम्बेडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसिडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स दैट में आकर। फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन असर्शंस ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? ठीक है, पूरा एक यूनिट है बेटा ऑडिटर। हाँ बोलो। हाँ मतलब चैप्टर 3 में इसका पूरा डिटेल डिस्कशन है, समझ में आ रहा है? हमारा ये 100% डिस्कशन जो है वो रिपीट होगा। अभी सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ये ताकि आपको मतलब वर्ड अगर आए ना असर्शन ऐसे तो आप उसको पहचान पाओ कि वो क्या चीज है। अरे समझ में? ये रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट ये है ऑफिशियल कि ये लिख लेना एग्जाम में आएगा तो, और इससे रिलेट भी करवा दिया मैंने कि इसका इसका कहने का क्या मतलब है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए। अरे समझ, ताकि आप एक्चुअल में समझ पाओ कि क्या हो रहा है। समझ रहे? बाकी पूरा टेक्निकल डिस्कशन आपका चैप्टर 3 में। बोलो, यहाँ जो लिखा है इसमें समझ में नहीं आया तो बताओ, ठीक है? ठीक है, हाँ बेटा बोल। हाँ ये कंप्लीट नहीं, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है असर्शंस के। तुम पूछ क्या रही थी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ
अच्छा, वो यहीं पे इंक्लूड कर दिया उन लोगों ने। ओके, ठीक है, ये आगे भी है, आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, अगर आपको अभी से ही है ये बॉक्स में, तो अपन इसको कर लेते हैं डिस्कस, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझ आ रहा है, ठीक है ना। मुझे लग रहा था कि वो अगर इन लोगों ने बाद में इंक्लूड किया तो अपन बाद में पढ़ें, लेकिन अब सिंस इन लोगों ने पहले इंक्लूड कर लिया तो चलो अपन भी पहले ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना गाइस, ठीक है। चलो अच्छा, ये है ना, क्यों ये वाला, हाँ ये भी एक पार्ट है, ये भी कंप्लीट डिस्कशन नहीं है। समझ आ रहा है, दर्शन के तीन वो हैं, समझ आ रहा है, ट्रांजेक्शन्स के अलग, बैलेंसेस के अलग और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के अलग। तो ये तुमको सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस के दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस के हैं। तो इसके बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि ये है ही वैसे भी डिस्कशन का, तुम्हारे ओवरऑल डिस्कशन का पार्ट है ये, ठीक है। तो एक तो है तुम्हारा एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, याद रखना अकाउंट बैलेंसेस की बात है ये एक एस्पेक्ट अभी अपन कवर कर रहे हैं अजर्शंस का, ठीक है, कि अकाउंट बैलेंसेस के लिए कौन से अजर्शंस चेक करते हैं। हमको क्या चेक करना होता है बेटा, अजर्शन। हमको क्या चेक करना होता है, अजर्शन। अरे समझ में, ट्रांजेक्शन के लिए कौन से अजर्शन चेक करने होते हैं, ये अलग मैटर है। बैलेंसेस के लिए कौन से अजर्शन चेक करने होते हैं, अरे समझ में। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए, ये तीन विंग में बांट रखे हैं अजर्शंस को, अरे समझ में। और यहां भी आपको कौन सा वाला विंग दिया है, अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस आपके मतलब की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब असेट लायबिलिटीज, यानी बेसिकली हमको यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज जो ईयर एंड में बैलेंस बचे हुए हैं, उनको, उनके बारे में क्या क्या सेटिस्फेक्शन मुझे आ जाना चाहिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं जो मैंने अभी बोला, आ गया है ना। यानी असेट और लायबिलिटी के ईयर एंड के जो बैलेंसेस हैं, समझ में आ रहा है, उनके बारे में मुझे क्या क्या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मैं क्या क्या चीजें चेक करके इन कंक्लूजन पे, इन अजर्शंस पे पहुंच जाऊं, है ना। तो ये चार चीजें इंश्योर करनी मेरे को। एक तो एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जो बुक्स में दिख रहा है वो एक्चुअल में है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर तुम ध्यान से इसको समझ जाओगे ना, तो आगे में ये दिया हुआ है कि ये बात कैसे चेक करोगे, लेकिन तुम्हारे कॉमन सेंस से ही निकल आएगा ये कि तुम कैसे चेक करोगे। समझ आ रही है बात। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस बताओ मुझे, कोई एक एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो अब तुम लोग, अगर तुम एग्जिस्टेंस समझ गए हो तो। मैंने एग्जिस्टेंस का तुम्हें क्या मीनिंग बताया, जो बुक्स में दिख रहा है वो एक्चुअल में भी है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो कैसे चेक करोगे, अब मैं तुमसे नेक्स्ट लेवल सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, यूज में है कि नहीं मेरे को क्या मतलब। अरे भाई साहब, अगर मैं एक चीज चेक कर रहा हूं तो एक ही चीज, हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल सही, हाँ परचेज गलत वर्ड है, याद रखना बेटा, समझ में आ रहा है। परचेज गलत वर्ड है, क्योंकि तुमने अगर कुछ खरीदा है ना, तो उसमें से बचा है वो बात ठीक है, लेकिन जितना बुक्स में दिख रहा है उतना ईयर एंड में वहां होना चाहिए। फिजिकल वेरिफिकेशन इसका सबसे मेजर तरीका है। किसी भी असेट को, अगर बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग दिख रही है ना बुक्स में 50 लाख की, तो जाओ जाके देख के आओ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या गाइस। एक सेकंड, स्टॉक का एक डाउट आ रहा है, स्टॉक का डाउट पूछो जो पूछ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस ही देखेंगे ना, ईयर एंड में बचा हुआ है, वो एक्चुअली में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उसका, मैनेजमेंट गिनता है, ऑडिटर प्रेजेंट रहता है वहां पर। क्लियर है, हाँ। तो उससे एग्जिस्टेंस चेक होता है। अब दूसरा कौन बोल रहा था कुछ और, हाँ अब ये देखो, तो क्रेडिटर्स तो जितने दिखाए उनसे मैं पूछूंगा, लेटर लिख करके पूछूंगा कि भैया आपका कितना बैलेंस है।
आ रहा है समझ में? इससे एग्जिस्टेंस इंश्योर होगी। डेटर्स से लेटर लिख करके पूछूंगा, इससे एग्जिस्टेंस इंश्योर होगी। अलग अलग टाइप के एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए अलग अलग तरीके के प्रोसीजर है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि एक मेरे को एग्जिस्टेंस का पता लगाना है कि भैया ये सच में है या नहीं है। मतलब समझो ना, अगर मान लो नकली सेल की एंट्री कर दी तो नकली डेटर्स क्रिएट हो गए, समझ आ रहा है? तो जब मैं पूछूंगा तो ऐसे नाम का कोई बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता, या तो फिर उसका ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये चीजों की जिम्मेदारी है ऑडिटर की। जितने एसेट लायबिलिटी के बैलेंसेस दिख रहे हैं उनका एग्जिस्टेंस एक्चुअल में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अच्छा, क्या ये वाइस वर्सा चलेगा? बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? अगर मैं सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करूं तो मैं ये चेक कर रहा हूं कि जो बुक्स में दिख रहा है वो है या नहीं। क्या मैं ये भी चेक कर रहा हूं कि जो है और बुक्स में दिख नहीं रहा? नहीं, नहीं, ये बात मैं सी पॉइंट में चेक कर रहा हूं, कंप्लीटनेस। अरे सुनो ना, ये बात मैं सी में चेक कर रहा हूं, कंप्लीटनेस में, कि जो चीज एक्चुअल में है लेकिन बुक्स में नहीं दिख रही। पॉइंट समझो। एग्जिस्टेंस जब मैं चेक कर रहा हूं तो मैं यही चेक कर रहा हूं कि जो बुक्स में है वो एक्चुअल में है कि नहीं। आ रहा है समझ में? और जब मैं कंप्लीटनेस चेक कर रहा हूं तो ये एक तरीके से उल्टा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें हुई हैं, ट्रांजैक्शन या कोई बैलेंस है और वो बुक्स में नहीं दिख रहे। अब ट्रांजैक्शन नहीं क्योंकि अकाउंट बैलेंस का है, लेकिन हाँ ट्रांजैक्शन में भी ये वाला असर्शन मिलेगा आपको। बताओ, इसका असर्शन रीड भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। जितने एसेट लायबिलिटी इक्विटी इंटरेस्ट हैं जो रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे, क्या वो रिकॉर्ड हो गए? मिसिंग एंट्रीज तो नहीं है ना बुक्स में पास करने के लिए? बोलो गाइस। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, प्रोसेस पे अपन आएंगे, प्रोसेस पे अपन आएंगे, लेकिन ये पता लगाना तो जरूरी है ही ना बेटा। मतलब पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है ना? अभी अपन देखेंगे कि ऑडिट में कितनी क्या नौटंकी होती है, तो हम इस बात का पता लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम 100% सेटिस्फैक्शन से नहीं कह सकते कि हमको सब 100% पता लग जाएगा, लेकिन है बड़े सारे तरीके, इसलिए तो सब्जेक्ट बना है अलग से। अरे समझ, बड़े सारे तरीके हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये फाइंड आउट करने में, है ना? तुम चिंता मत करो, लगेगा पता अपने को, है ना? और चौथा है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। एलोकेशन अगर आपको याद हो, हमने डेप्रिसिएशन एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ा था। एलोकेशन मतलब कि जितना बैलेंस शीट के एसेट में से निकल करके तुमने पीएनएल में डाल दिया। समझ आ रहा है? ठीक है ना? क्लियर है गाइस? बोलो, है ना? ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है बेटा। ठीक, हाँ, ये एक विंग पढ़ा अपन ने, ये एक विंग है। ये इन लोगों ने ऐसे ही दे दिया। एक्चुअली वेरिफिकेशन की बात करी ना इनने, जैसी वेरिफिकेशन बोला तो मैंने बोला था अकाउंट बैलेंसेस के लिए, तो इनने उठा करके डाल भी दिए यहाँ पे कि ये लॉस से रिलेटेड। बाकी ये जो दिया हुआ है ना कि ये चैप्टर 3 में है, समझ आ रहा है? तो ये भी तुमको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब देखो, मतलब बता ही देता हूँ तुम लोग को कहाँ है। अरे फिर से ओपन करना पड़ेगा क्या? अरे ये रहा, छुप के बैठा था। चलो ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा 3rd चैप्टर है ना? ये रहे असर्शंस। ये देखो, ये अकाउंट बैलेंस वाले हैं और ये तुम्हारे कौन से वाले हैं? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स वाले, 5 ये समझ रहे? और ये 4 ये किसके? प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर वाले। समझ गए? चाहो तो रेफरेंस डाल सकते हो। अकेला व्हाट आर असर्शंस पे 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में एग्जाम्स में। क्लियर है बेटा?
ठीक है, चलो, है ना। अब अपन आ जाते हैं कहां पर, टाइप्स ऑफ ऑडिट में, है ना। क्लियर गाइस? गाइस सुनो ना, हार्डली 10 से 15 मिनट का रिवीजन, लेकिन रोज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं मतलब समझ लो सैकड़ों बच्चों की प्रॉब्लम्स देख चुका हूं। समझ में सब आ जाता है, याद कुछ नहीं रहता है इसमें। समझ में सब आ जाता है, याद कुछ भी नहीं रहता। क्लियर है? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुमको क्वेश्चन आएगा तो तुमको लगेगा मैं इसको नॉलेज से तो लिख दूंगा, लेकिन मुझे पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफाई याद नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? 5 में से 1 नंबर के लायक आंसर होगा, क्योंकि चेकिंग बहुत घटिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो मेरी सारी बातें तुमको समझ में आएंगी, लॉजिकल लगेंगी, तुम सीखोगे भी बहुत कुछ, प्रैक्टिकली तुम्हें काम भी आएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन एक पर्पस और है अपना, नंबर लेकर के आना। आ रहा है समझ में? उसके लिए थोड़ा सा, है ना, रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है बेटा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ये बता करके जब टेस्ट लिए हैं ना, तो बच्चे जो मैंने क्लास में एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ ना, जिसमें तुमको बोल रहा हूँ कि इसने लैपटॉप खरीदा, तो वो एग्जाम्पल एज इट इज लिख करके आ जाते हैं। अब मुझे वो चीज बिल्कुल वो लगती है कि हाँ सही लिखा है तुमने, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन एग्जामिनर नहीं मानेगा ना तुम्हारी बात, तुम मेरा मेन कंटेंट रखेंगे, एग्जाम्पल मैंने वो दिया है तो मैं थोड़ा फिर बायस्ड हो गया ना। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ध्यान रखना कि थोड़ा बुकिश होना पड़ता है हमको। चलो, टाइप्स ऑफ ऑडिट देखो। तो पहली बात तो कह रहा है कि देखो हर बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं होता ऑडिट। समझ में आ रहा है? 2 ब्रॉड कैटेगरीज है। एक वो कि कानून ने बोला है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। आप लोग कौन कौन से कानून पढ़ चुके हैं? आप लोग पार्टनरशिप का कानून पढ़ चुके हैं क्या? पार्टनरशिप में बोला है कि ऑडिट कंपल्सन है? हेलो, नहीं बोला। एलएलपी में है? एलएलपी में है एक लिमिट के ऊपर। आ रहा है समझ में? कंपनी के ऊपर है। हाँ, क्लियर। तो ये हो गया ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर हम सिर्फ लॉ के द्वारा मतलब ऑडिट की बात करें तो एक और आता है, समझ में आ रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है देखो, कंपनीज एक्ट। तो मैं अभी दूसरे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ अभी, समझ में आ रहा है? अदरवाइज इनकम टैक्स का एक अलग ऑडिट होता है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? लेकिन वो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं है, समझ में आ रहा है? वो टर्नओवर स्पेसिफिक है, समझ में आ रहा है? रेवेन्यू स्पेसिफिक है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ है। यहाँ पर वो कंपनीज एक्ट का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेनली हम पूरे ऑडिट में इसी के बारे में पढ़ते रहते हैं। टैक्स ऑडिट एक छोटा सा डिस्कशन है बस। फिर क्या बोल रहे हैं? द वॉलंटरी कैटेगरी। तो वॉलंटरी का क्या मतलब हुआ बताओ? मर्जी से। अब मर्जी से मैं क्यों ऑडिट कराऊंगा बताओ? भाई देखो, अकाउंट्स हिसाब किताब हर बंदा रखता है, लेकिन मैं सही हिसाब किताब रख रहा हूं या नहीं रख रहा हूं मेरे को कैसे पता? ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिकली मैं तुमको बताऊं तो कोई करवाता नहीं है, क्योंकि किसी को रेलेवेंस समझ में आते नहीं है। बिजनेस समझ में आता है लोगों को, हिसाब किताब समझ में आता। क्लियर है? ठीक है। तो लेकिन जो हिसाब किताब में गड़बड़ करते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं कर पाते। हम अकाउंटिंग का पर्पस सोच करके देखो ना, अकाउंटिंग के जो पर्पस हैं वो सारे फुलफिल होंगे तब जब ऑडिट सही से होगा या अकाउंट सही से बनेंगे। तो अकाउंट सही से बने इसके लिए ऑडिट होता है। आप पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। तो जिन लोग इस बात की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि भैया ऑडिट करवा लेंगे तो हमारे अकाउंट स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, हमको एक्चुअली में सच में पता लगेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब अगर मान लो कि विंग वाइज करा लो, मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं 4 प्रोडक्ट के अलग अलग अकाउंट बना करके अगर मैं ऑडिट करा लूं तो एटलीस्ट मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि कौन सा विंग मुझे क्लोज कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? कौन सा विंग मेरे लिए प्रॉफिटेबल उतना है भी नहीं। बोलो भाई, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो हेलो, है ना। तो ये हो गया वॉलंटरी। तो इसमें देखो एचयूएफ, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, ये सब जो है वो कवर हो जाएंगे। तो एक होते हैं जो वो जिसमें कानून का कंपल्सन होता है, और एक ये हो गए वॉलंटरी कैटेगरी वाले। बोलो गाइस, अरे समझ, जब आप लोन वोन लेने जाओगे तब हो सकता है कि आपको बोला जाए कि भैया ऑडिट करा लो, है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई एंटिटी बैंक में लोन लेने जाती है तो वो बोलती है कि भैया देखो हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बैंक वाले कहते हैं यार तुम अपने हिसाब से तो पता नहीं क्या खर्चे में ले रहे हो, क्या असेट में ले रहे हो, एक सीए से जाकर के ऑडिट करा लो। अरे समझ में? तो वो ऑडिट कर देता है तो बैंक को थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है कि हाँ चलो इसका सच में इतना प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा थोड़ा।
थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा होगा, मतलब ऑडिटर ने चेक कर लिया है तो। क्लियर है क्या गाइस, है ना? तो दिस इज परहैप्स a reason why large number of proprietary and partnership business get their accounts audited, है ना? ठीक है। Some may be required to get their अगर कुछ भी इसमें मिसिंग होना तो बेटा मुझे बताते जाना, है ना? ठीक है, ये मैंने पूरा मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया था, लेकिन काफी पहले से किया हुआ है। On the directors of government for various purposes like grants ये सब के लिए, है ना? गवर्नमेंट कंपनीज हैव सम स्पेशल फीचर्स जो कि हम आगे देखेंगे, है ना? Auditor should get the scope of his duties and responsibilities defined by obtaining instructions in writing. Also, it is also wise precaution to state in the report accompanying the balance sheet of the proprietary other similar work. ये ना मतलब जनरल बता रहा है कि भाई वॉलंटरली भी करवा लेना चाहिए, अच्छा रहता है उसको लेकर के, जनरल बात है ना? एक्स्ट्रा बात है। Furthermore, to ensure that the report will be brought to the notice of all concerned, account should bear reference to the report. ठीक है, कुछ खास नहीं है। A special reference is necessary for the not for profit making organization. ठीक है, not for profit making organization का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो अलग से रेफरेंस चाहिए, लाइक स्कूल्स, क्लब, हॉस्पिटल. Most of these have some internal rules to govern their affairs and generally a provision about the requirement of audit is inserted. मतलब इनका अपना ऑडिट का सिस्टम होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट है तो इनका अपना ऑडिट का सिस्टम होता है जनरली। क्लियर है? ठीक है। तो बाकी हाँ, कंपनी एक्ट में रजिस्टर हो तो होना ही पड़ेगा, फिर तो अलग मैटर है। Activity is not altogether in the nature of business, not altogether ruled out as a club may sell drinks and eatables to the members and their guests may have endowed agricultural property to yield income. ठीक है, मतलब वहां पर भी बिजनेस हो सकता है। इनमें अलग क्या है, is the absence of question of division of profit. ये मैं क्यों ऐसे इसको जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि पूरा चैप्टर है आपको स्पेशल ऑडिट आ रहा है समझ में, और उसमें पूरा फुल डिस्कशन है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करेंगे। वो 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उस चैप्टर से पूरे गवर्न होंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, देख लेना, स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट करके एक चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। एनी सरप्लस व्हिच मे अराइज इज यूज्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स, मतलब आप इनकम टैक्स में भी अगर शायद आप लोगों के कोर्स में होगा, नहीं तो फाइनल में तो है ही। ठीक है, कि जो भी इनकम कमाते हैं ये लोग एजुकेशनल या नॉट फॉर प्रॉफिट वाले, इनको अपने ही उस पर खर्च करना होता है, जो भी अपने आप को ये बता रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट बता रहे हैं, क्योंकि इन लोग को टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाती है। स्कूल्स वगैरह जो भी होते हैं, ये जो भी कुछ फीस आती है, इनका यही दिखाना होता है कि वो स्कूल में ही खर्च कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज नहीं है। आ रहा है समझ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन में रिस्पेक्ट टू इंटरनल रूल्स गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड, ये खुद से करा लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह तभी मिलते हैं जब इन लोगों का ऑडिट हो चुका होता है। आ रहा है समझ में? गवर्नमेंट ग्रांट देती है क्यों? क्योंकि भैया तुम सही तो पोजीशन दिखाओ, अपने आप से तो अकाउंट कुछ भी बना करके दिखा दोगे। ऑडिट करवा लेने से क्या हो जाता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ऑडिट जो है वो आपको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है ना? अब ट्रस्ट वगैरह भी है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं। ट्रस्ट में बिजनेस भी हो सकता है, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ट्रस्टीज आर प्राइवेट पर्सन। ठीक है ना। Trustee generally have two classes of beneficiary: tenants for life and remainders, and person to whom accounts are of the supreme importance, or often widows and minors who cannot criticize the accounts in any effective manner. ठीक है ना। ऑडिट, ट्रस्ट का ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, समझ रहे, लेकिन जब ट्रस्ट डीड बनाते हैं तो ऑडिट के बारे में लिख सकते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट अरे कुछ नहीं है यार, समझ रहे। जो ट्रस्ट है, आपको पता है ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? एक पर्सन है, समझ रहे, इसको कहते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। एक एक्ट है पूरा, ट्रस्ट एक्ट, समझ रहे। ये ट्रस्टी को अपनी प्रॉपर्टी दे देता है। ठीक है, कि भैया कुछ बेनिफिशियरीज हैं, कुछ लोग हैं जिनका आपको बेनिफिट करना है, ट्रस्टी को। क्लियर है क्या बेटा? बेनिफिट करना है किसका? ट्रस्टी को बोला जाता है कि बेनिफिशियरीज का आपको बेनिफिट करना है। तो अब ट्रस्टी अपनी बात निभा रहा है कि नहीं निभा रहा, ये चीज के लिए ऑडिट लग सकता है।
समझ आ रहा है गाइस? हेलो 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 गाइस, है ना? तो ये ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है। अब आपको यहाँ सीधे ऑडिट बता दिया कि भैया जो ट्रस्टी हैं वो नॉर्मली प्राइवेट पर्सन होते हैं। अच्छा, एक दो टाइप का ट्रस्ट होता है, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट और एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट ऐसे होते हैं कि मान लो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो किसी का भी इलाज कर रहा है, जो आ रहा है उसके पास, तो वो हो गया पब्लिक ट्रस्ट कि मैंने अपना पैसा एक ऐसे ट्रस्ट में एक हॉस्पिटल को दान कर दिया कि भैया तुम जनरल लोगों की सेवा करना। और प्राइवेट ट्रस्ट जिसमें कि मैं बेनिफिशियरी चुन के जा रहा हूँ कि भैया मैंने किसी ट्रस्ट को पैसा दिया मेरे बच्चों का ख्याल रखना, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट ट्रस्ट। क्लियर है गाइस? और डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है, समझ में आ रहा है? बस ये एक्स्ट्रा डिस्कशन है, ये मान करके चल लो। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये है, ठीक है ना? इसकी डिटेलिंग आपको सेपरेटली है। ठीक है गाइस, एक बार संभाल लो, थोड़ा सा देख लो क्या क्या पढ़ा अपन ने टाइप्स ऑफ ऑडिट में, है ना? तो एक है अंडर लॉ और एक है वॉलंटरी कैटेगरी में। तो वॉलंटरी कैटेगरी में अपन इसको बाइफरकेशन कर सकते हैं कि ट्रस्ट का ऑडिट होता है, क्यों होता है, कब होता है। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है तो कब होता है, कैसे होता है, आ रहा है समझ में? और फिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से 3-4 आइडेंटिफाई करके लिख लो कि एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको लिख पाओगे। समझ में आ रहा है कि ये 4 टाइप की एंटिटीज हैं जिनमें जनरली क्या होता है, वॉलंटरी टाइप का ऑडिट होता है। बहुत सारे हैं, उनमें से हमने 4 पकड़े, दैट्स इट। यानी ये पैराग्राफ जो है वो तुम्हारा पॉइंटर्स में आ जाएगा, समझ में आ रहा है? जैसे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, दूसरा हो गया तुम्हारा क्लब, है ना? जैसे ये स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल, ये तीनों हो गए तुम्हारे, है ना? फिर ट्रस्ट हो गया, है ना? पार्टनरशिप फॉर्म भी था, ठीक है? ना ट्रस्ट हो गया, ठीक है, बढ़िया। बोलो। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ना इन लोगों ने जहां से उठाया है ये बहुत पर्टिकुलर है, समझ में रहा है? कि मैं अपना घर दे रहा हूं लेकिन मैं मतलब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रहेगा। इन लोगों ने कोई एक बहुत पर्टिकुलर ट्रस्ट का उठा लिया है, समझ में रहा है? कि टेनेंट फॉर लाइफ रहेंगे। और हाँ, हाँ, अरे ये एग्जाम्पल है बस। जैसे टेनेंट्स फॉर लाइफ एंड रिमाइंडर जो है ना, ये एक बट एग्जाम्पल है, मतलब समझ में रहा है कि ट्रस्ट ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना? मतलब बहुत पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स इन लोगों ने इस तरीके से रखे हैं जैसे कि जनरल बात बता रहे हैं, आ रहा है समझ में? मतलब ट्रस्ट में अगर मैंने प्रॉपर्टी दी है और किसी के टेनेंसी के लिए दी है तो वो अलग है। मतलब इन लोगों ने कहीं से शॉर्ट करके कंटेंट उठाया है, पूरी डिटेलिंग नहीं दी है यहाँ पर, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब ये जनरल क्लास को कवर नहीं करता, ये बहुत स्पेसिफिक सा डिस्कशन है, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ेंगे, आगे बढ़े। चल, अब क्या फायदा ऑडिट कराने का, क्या फायदा? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, एफिशिएंट, सुनो सुनो सुनो, एक एक
ये सही पॉइंट है गलती वाला, लेकिन जो एफिशिएंट वाला पॉइंट है वो उतना रेलेवेंट नहीं है बेटा। मतलब आप एक चीज समझो कि जब हम जनरली ऑडिट की बात करते हैं तो हम एफिशिएंसी चेक करने नहीं जाते हैं, ऑनेस्टी चेक करने जाते हैं, ये ध्यान रखना। एक पर्टिकुलर, सुनो ना बेटा, सुनो, अरे भाई सुनोगे मेरी बात, सुनो ध्यान से, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, आवाज डिले जाती है क्या हम लोग की, या तुम बिल्कुल लाइव जाती है? जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी समय एकदम से तुम तक पहुंच रही है ना आवाज? चलो ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है नॉर्मल जो ऑडिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक होता है बेटा इंटरनल ऑडिट। जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट की ना, वो होता है क्या, जो इंटरनल ऑडिट है ना बेटा, वो होता है एफिशिएंसी चेक के लिए। जो नॉर्मल ऑडिट होता है वो काय के लिए चेक होता है, वो काय के लिए होता है? जो नॉर्मल ऑडिट है वो होता है ऑनेस्टी के लिए, ऑनेस्टी, समझो। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसका आधार होता है ऑनेस्टी। अरे एफिशिएंसी को फाइनेंस से थोड़ी कंपेयर करूंगा मैं, एफिशिएंसी को ऑनेस्टी से कंपेयर कर रहा हूं। इंटरनल में एफिशिएंसी चेक होती है और नॉर्मल में ऑनेस्टी चेक होती है। और हमारा मेजरली ऑडिट का ज्यादातर डिस्कशन किस पर आधारित है? ऑनेस्टी पर। बस यही बताना था। बोलो क्लियर है गाइस, है ना? तो अब देखो एडवांटेजेस। तो ये उन लोगों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख लेता है जो मैनेजमेंट में नहीं है, यानी सीधे सीधे बात कर रहा है वो शेयर होल्डर्स की या बैंकर्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन लोगों ने लोन दिया है, जिन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया। बोलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि नहीं? सबसे कॉमन, सबसे बेसिक एडवांटेज जो है वो शेयर होल्डर को ही है। बोलो क्लियर है? हेलो 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 हेलो, है ना? अब देखो मॉरल चेक हो जाता है, मतलब ऑडिट होने वाला है ना, तो फ्रॉड करने वाले को लगेगा कि यार नहीं करते। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर चेक हो जाएगा, जैसे अगर कोई चीज तुम करो गड़बड़ी और अगर वो चेक हो जाएगी तो फिर दिक्कत है। तो मॉरल चेक हो जाएगा, फिर बंदा गड़बड़ी करेगा ही नहीं अगर ऑडिट का है तो। बोलो बेटा। ठीक है, फिर क्या है ना? टैक्सेस की लायबिलिटी बिल्कुल सही से निकल आती है। आ रहा है समझ में? टैक्स लायबिलिटी, लोन वगैरह लेना है तो सही हो जाती है। समझ में आ रहा है? कोई बिजनेस तुमको परचेज करना है तो हेल्पफुल हो जाते हैं ऑडिटेड। ऑडिट का क्या फायदा ये अपन देख रहे हैं। डिस्प्यूट अगर ट्रेड में तो वो सेटल हो जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और वेस्टेज लॉसेस, मतलब तुम, ये एफिशिएंसी वाला पॉइंट है, वेस्टेज लॉसेस। आ रहा है समझ में? वेस्टेज लॉसेस वगैरह का पता भी चल जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि हम लोग जो नॉर्मल ऑडिट करते हैं ना, इसमें भी कुछ एफिशिएंसी के पॉइंट्स हमारे चेक हो जाते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद ऑनेस्टी होता है। इसके साथ में हमको थोड़े बहुत एफिशिएंसी चेक भी हो जाती है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो हाँ, फायदा तो है वो, लेकिन हाँ पर्पस एग्जैक्टली सेम वो नहीं होता। क्लियर है बेटा? देख लो, एडवांटेजेस देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। अच्छा ये है क्या? एक सेकंड, 4 और है। हाँ ठीक है, ये है, ABCD करके छप गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वो ABCD करके छप गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्या फायदा ऑडिट का। हाँ नहीं नहीं, ऑडिट से ये पता लग जाएगा कि बिजनेस के वैल्यूएशन सही है, तो मेरे खरीदने का डिसीजन, बिजनेस परचेज के मेरे डिसीजंस में हेल्प होगी ऑडिट से।
ठीक है। हाँ, फिर क्या है, ऑडिट ascertain whether the necessary books of accounts and allied records have been properly kept। तो प्रॉपर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है कि नहीं, ये आपकी साइड हेडिंग हो गई। समझ आ रहा है? ठीक है ना। फिर है ना, और क्या फायदा है, एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि आपकी पॉलिसीज हैं कि नहीं है ये पता लग जाती है। फिर आपकी कोई वीक पॉलिसी है, आपकी कोई कमी है, ये सब आइडेंटिफाई हो जाती है। तो कमियों को भी आप दूर कर सकते हो, गलतियों को वो कर सकते हो। किसी ने बोल ही दिया था ऑलरेडी ये पॉइंट। फिर अगर किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, डेथ हो गई है, तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर आपका ऑडिट उस समय सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, पार्टनर आपस में फिर अगर बोलेंगे नहीं ये वैल्यूएशन इतना है, वो वैल्यूएशन इतना है, इससे अच्छा क्या हो जाएगा, अगर प्रॉपरली ऑडिट हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलो भाई, समझ आ रहा है? है ना। फिर क्या है, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इश्यूज अ लाइसेंस। आपको कोई लाइसेंस लेना है, समझ में आ रहा है, तो भी उस समय आपको क्या लगता है, हो सकता है आपको गवर्नमेंट बोले कि अपने सही अकाउंट्स देखो। सही अकाउंट्स का मतलब देखो, समझो, तुम बोल तो रहे हो कि तुमने सही बनाए, लेकिन अब कैसे चेक करेगा, और गवर्नमेंट बैठ करके वो तो नहीं करेगी। तो वो तो सिंपल बात है कि जिसका ऑडिटेड है अपन उसको मान के चलेंगे कि यार ये ज्यादा सही है। बोलो, आ रहा है समझ? लाइसेंस मिल जाएगा ना तुमको, लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है ना गाइस। साइड हेडिंग्स बना लो, है ना। और एक चीज याद रखना, आपको एंड में किस पे वर्क करना है, मेनली सिर्फ साइड हेडिंग्स पर। याद रखना, ये जो फुल कंटेंट है ये आप नहीं कर पाओगे, ये पूरा याद कभी नहीं कर पाओगे। समझना रहे, इतना सारा है, तो आपको सिर्फ साइड हेडिंग्स लेकर के चलना है। समझना रहे, और डेली बेसिस पे बस वही आप रिवाइज कर लेना। समझना रहे, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसके एक्सप्लेनेशन में एक दो वर्ड्स इसके आ जाएंगे, यानी आपको फुल कंटेंट अभी पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन के टाइम पे और पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार वो नोट्स में आ गया, मतलब कि आप साइड हेडिंग लिखो। कभी अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन में कोई एक दो टेक्निकल वर्ड है, वो वर्ड लिख लो, बस वो वर्ड एक्सप्लेनेशन के, वो एक दो वर्ड कि ये वर्ड्स मुझे और यूज करने हैं, उससे आप जो भी सेंटेंस बनाओगे वो आपका मैच ही करेगा मेरे हिसाब से। तो ऑफिशियल कंटेंट से नहीं भी करेगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको नंबर मिल जाएंगे, कसम से बता रहा हूँ मैं। समझ रहे, ये हमारे मतलब ये समझ लो चेकिंग का लूप होल है इसका, और कुछ क्या बताऊं मैं तुमको, ठीक है ना। कि जिसके टेक्निकल वर्ड्स और वो सारे सही होते हैं ना, मतलब आपका आंसर बुक के आंसर से मैच होना चाहिए, मतलब एक तरीके से मिलता जुलता से दिखना चाहिए, ठीक है ना। समझाने में आपको समझ सारा आएगा। ये हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम है कि भैया हमारा वो एग्जाम और वो एकदम मैच नहीं करता नॉलेज लेवल, इसलिए नॉलेज में आपको जब दे रहा हूं, समझना रहे, उसके बाद अलग से मैं एग्जाम का डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, क्योंकि नॉलेज लेवल से आप लिख करके आओगे तो एग्जामिनर के पल्ले नहीं पड़ेगा कि भैया आपको सच में नॉलेज है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात कर लो। समझ आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है ये, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो चलो स्टैंडर्ड में, मतलब सबसे पहला स्टैंडर्ड अपन ऐसे 200 को मानते हैं, इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, इसमें डिस्कशन है इनहेरेंट लिमिटेशंस का, ठीक है ना। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशंस का रेलेवेंस सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनहेरेंट लिमिटेशंस का वो क्या है, ठीक है ना। ऑडिट 100% अश्योरेंस नहीं देता, क्योंकि ऑडिट 100% करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑडिट की कमियां बता रहे हैं गाइज, आपको समझ में आ रहा है। देखो डिसएडवांटेज और लिमिटेशन अलग अलग चीजें होती हैं,
समझ आ रहा है? डिसएडवांटेज और लिमिटेशन जो है ना वो अलग अलग चीजें हैं। क्यों? डिसएडवांटेज बुराइयां हैं, लिमिटेशन कमियां हैं कि भैया वो अचीव कर पाना ये बड़ा मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं होता कई बार, समझ रहे? तो इस तरीके का ही है, ठीक है ना? पॉइंट समझो, ऑडिट 100% एश्योरेंस नहीं देता। क्यों? समझ रहे? क्योंकि हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो नेचर है उसमें ही बहुत सारी चीजों में जजमेंट इन्वॉल्व है। सोच के देखो। अच्छा देखो, मुझे बताओ कि जो अकाउंटिंग होती है वो एग्जैक्ट होती है या दो लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन अगर है दो लोगों के तो सेम प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताओ। अलग अलग आ सकता है। कैसे 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 क्यों कैसे? नहीं, ये इसलिए तुम सही नहीं बोल रहे हो क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने के बाद भी सिंगल पॉलिसी सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, एक ही पॉलिसी सब फॉलो करें ऐसा है ही नहीं। कहीं कहीं पर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि कोई कुछ पॉलिसी लगा सकता है, कोई कुछ पॉलिसी लगा सकता है ना? तो मैं एस्टिमेट के रेलेवेंस से पूछ रहा हूं कि किस बात से फर्क पड़ जाएगा। एस्टिमेट एस्टिमेट कहां होते हैं जिनका फर्क मेरे प्रॉफिट पे पड़ सकता है कि दो लोगों ने, मतलब हमारी अकाउंटिंग में कुछ चीजें एस्टिमेट पे आधारित हैं। क्या क्या बोल रहा है ये लिमिटेशन? ये लिमिटेशन बोल रही है कि हमारी अकाउंटिंग ही श्योर नहीं है। तो क्या ऐसा सच में है कि हमारी अकाउंटिंग कुछ जगह पे श्योर नहीं है? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ। जैसे एक सेकंड सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। हर्षिता बोलो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन बोल रहा था? कौशिकी बोल रही थी। लेखिका। हाँ, नित्य नित्य बताओ। हाँ, नहीं नहीं, मैं एग्जांपल्स पूछ रहा हूँ, मतलब ये थीम तो हमको पता है, समझ रहे? मैं बोल रहा हूँ कि बताओ, आइडेंटिफाई करो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां एस्टिमेट होता है जिसके कारण प्रॉफिट में फर्क पड़ सकता है। एक सेकंड नित्या को बोलने तो दो। हाँ नित्या बोलो। हाँ, वो उसने बोला, हर्षिता ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अक्षय बोलो। ठीक है, तो तुम ओवरऑल इस पॉइंट का रिलेवेंस समझ रहे हो? हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई देखो, ऑडिट की ये कमी है, इसलिए ऑडिट मतलब चेकिंग, समझ में आ रहा है? तुम बोल रहे भैया चेक करके बताओ सही है कि नहीं, और मैं सवाल खड़े कर रहा हूं रिकॉर्डिंग पे कि भैया रिकॉर्ड है, तुम उसको ही श्योर हो सकते हो कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं? हम तो चेक कर लेंगे। मतलब पॉइंट समझ रहे हो कि रिकॉर्डिंग ही श्योर नहीं है, तो अनश्योर चीज को कैसे मैं वैलिडेट कर दूं? ये लिमिटेशन है ऑडिट की। समझ गए कि जिस चीज के लिए तीन रास्ते, तो मैं कौन सा सही बोल दूं? इसमें एस्टिमेशन में तुम लोग जो डेप्रिसिएशन के मेथड की बात कर रहे हो, असेट की लाइफ सोच करके देखो, असेट की लाइफ चेंज कर दूं मैं, डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। प्रोविजंस जो हैं, प्रोविजंस कितने प्रकार के हैं? देखो, कुछ तो होते हैं कि जो तुम्हारे इसके नॉर्मल हो जाते हैं कि तुमने एक्सपेंसेस के जो बनाए, तो एक्सपेंसेस के तो फिर भी एस्टिमेट किए जा सकते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से सोच करके देखो, आ रहा है समझ में? ठीक है। बाकी हाँ देखो, रिजर्व से फर्क नहीं पड़ता। क्यों रिजर्व से क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि रिजर्व तो प्रॉफिट का हिस्सा है ना। हम तो बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग श्योर नहीं है, तो अगर आपने प्रोविजन बनाया तो प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है,
तो एक का प्रॉफिट सेम ट्रांजेक्शन में ज्यादा है, एक का प्रॉफिट सेम ट्रांजेक्शन में कम है। तो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि तुम ऑडिटर से 100% एश्योरेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये इस पॉइंट का ओवरऑल रिलेवेंस आता है। गाइस आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट, ये लाइन याद रखना। ये हेडिंग बहुत एग्जैक्ट है बेटा, द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये चालू हेडिंग नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड में यूज हुई है ना? क्लियर है? तो ये हेडिंग तो एज इट इज जानी चाहिए, समझ रहे? हाँ, एक्सप्लेनेशन में कुछ कुछ वर्ड्स कर सकते हो आप, समझ रहे? ये वाला क्वेश्चन इन जनरल 4 नंबर तक का आता देखा है मैंने, समझ रहा? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई इसमें तकड़म नहीं होती, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ प्रोविजन तो हाँ मतलब क्या प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हारा माइनस नहीं होता प्रॉफिट निकालने के लिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बताते तुम? तो भाई ऑब्वियस ही बात है ना, डिसीजन मेकिंग में फर्क नहीं आएगा। नहीं, ये ऑल टुगेदर एक सेपरेट डिस्कशन है, समझ रहे? अपन इसको करते हैं, समझ रहे? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्केड्यूल 3 अपने को बोलता है ना यार, समझ रहे? वहां पर तो है ये सारी चीजें, तो हम तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। इनकम टैक्स की अकाउंटिंग अलग चलती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपनी अलग चलती है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो, तो पहला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना? बाकी तुम इसमें और क्या वर्ड याद रख सकते हो? सब्जेक्टिव डिसीजंस, है ना? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये शब्द काम के हैं, समझ रहे हो? मतलब मैं क्या कर रहा हूं तुम लोगों को, मैं तुम लोग को एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और फिर मैं तुम लोगों को कुछ शब्द दे दे रहा हूं कि ये जरूर लिख के आना अपने आंसर में ऐसा। मेरी बात समझ गए क्या? इन शब्दों का यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाना, जो भी बनाओ, बाकी तुम लोग को पता है, यानी ये शब्द यूज हो जाए और उसके बाद एक आध लाइन में तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो ओवरऑल तुम एग्जामिनर को अपनी बात बहुत तरीके से बता पाओगे, बिल्कुल अलग भी नहीं भग रही। आ रहा है समझ में? ठीक है? तो तुम्हें अपनी समझ से लिखना है, बस इन शब्दों का यूज जरूर करना है, ठीक है ना? द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब देखो, मैं एज एन ऑडिटर 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता? मतलब 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, इस बात का मीनिंग समझ रहे हो? कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ऑडिट किया, फिर मैंने शेयर होल्डर्स को बोला कि हाँ भाई मैंने चेक कर लिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फाइनेंशियल बनाए हैं वो सही है, ट्रू एंड फेयर है। तो एक शेयर होल्डर उठ के मेरे से कह रहा है कि पक्का? मैं कह रहा हूं भाई देख, पक्का मत बोल। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? वो कह रहा है क्यों भाई पक्का क्यों नहीं? समझ में आ रहा है? तुमने ऑडिट किया, पक्का क्यों नहीं? तो मैं कह रहा हूं क्योंकि भैया अकाउंटिंग ही ऐसी है। ये पहला पॉइंट हुआ, समझ में आ रहा है? और दूसरा मैं कह रहा हूं कि देखो मैं ऑडिट ही ऐसे करता हूं, समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो मेरे से बोलता है कि भैया ऑडिट क्यों नहीं करते फिर एक्स्ट्रा, मैं बोलूंगा कानून में ही लिखा हुआ है। एक तो कानून में लिखा हुआ है और दूसरा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। गाइस मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया 100% ऑडिट पॉसिबल नहीं है, इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, समझ आ रहे? और ऑडिट वैसे भी एक ओवरहेड एक्टिविटी है, मतलब मेरा पॉइंट समझो। पता है अगर लोग ऑनेस्ट होते ना, अगर झूठ होते नहीं इस दुनिया में, समझ रहे, तो हमारा प्रोफेशन ही नहीं होता, समझ रहे हो? अगर हम ऑनेस्टी चेक करने जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ झूठ है ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है? तो मैं 100% मैं शेयर होल्डर को बोल रहा हूं भैया मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीजें चेक करता हूं, और इसलिए कानून भी मुझे इस बात के लिए अलाउ करता है कि मेरे प्रोसीजर जो है वो सिर्फ रीजनेबल रहे, परसुएसिव रहे, कंक्लूसिव ना रहे। समझ में आ रहा है? मुझे कानून इस बात की इजाजत देता है कि मैं 100%, मैं सर्टिफिकेशन थोड़ी करने जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? और अगर मैं ऐसा करने गया तो तुम समझो कि 1 साल के अकाउंट ऑडिट करने के लिए शायद मुझे 2 साल लग जाए, या तो फिर इतना स्टाफ लग जाए कि ऑडिट में तुम्हारा पूरा प्रॉफिट घुस जाएगा। समझ रहे?
लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट, मतलब ऑडिट करना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ उसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी तो देखनी जरूरी है। ऑडिट पता चला कि भाई ये चेक करने में कि सब सही है कि नहीं, बिजनेस लॉस में आ गया आ रहा है समझ में, क्योंकि चेकिंग इन्वॉल्व सो मच ऑफ मतलब एक्सपेंसेस एंड ऑल, समझ आया? ठीक है, चलो देखो, तो खैर मैंने एक एस्पेक्ट को कवर किया, इन लोग कई एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। चलो देखते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट और वो सब जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर पाए, पॉसिबिलिटी दैट मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फो, ये काम का है, जितना हाईलाइट किया दैट सेट। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में, है ना? फिर मेरे ऑडिट के प्रोसीजर्स मैनेजमेंट के द्वारा दिए गई इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। दूसरी बात, ठीक है, मेरे ऑडिट प्रोसीजर फ्रॉड ढूंढने के लिए नहीं बनाए गए हैं, मेरे ऑडिट प्रोसीजर रीजनेबल एश्योरेंस के लिए बनाए गए हैं कि मैं ठीक ठीक ओवरऑल चेक करते जाऊं। तो अगर कोई फ्रॉड बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लान किया गया है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर हैं, समझ में आ रहा है, मे बी इनइफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट यानी फ्रॉड। बोलो गाइस, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं जाता, तो मेरे ऑडिट के प्रोसीजर फिर रिलैक्स हो गए ना थोड़े से, इस चक्कर में मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, ये लिमिटेशन है ऑडिट की, है ना? और तीसरा है कि ऑडिट जो है वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है भैया, कि कुछ गलत कर रहे हो तो जाकर के, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है कि जो भी इन लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उन सबके एविडेंस देख लो इन जनरल। हाँ, अगर कोई फ्रॉड का शक है तो डिटेल में जाना जरूर, आ रहा है समझ में, लेकिन रेगुलर चेकिंग करके आना। हर बार जब चेकिंग करने जाओ तो एकदम ऐसे मत जाना कि भैया पता नहीं क्या फ्रॉड कर रखा है तुमने और ये वो, एकदम सीबीआई मत बन जाना, समझ में? इसलिए एक बात बोली जाती है, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है गाइस? ठीक है, accordingly auditor is not given special legal power such as power to search which may be necessary। पर अगर सोफे पे फाड़ रहा है ऑडिटर की, इसमें तुमने नोट छुपाए होंगे, समझ आ रहा है? ठीक है, दीवार तोड़ रहा है, ये पावर नहीं है ऑडिटर के पास। आ रहा है समझ में? मतलब तुम ये समझ लो कि मैनेजमेंट बोल सकता है कि हमें नहीं करवाना ऑडिट, तो ऑडिटर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता कि अरे नहीं ऐसे कैसे, हम तो करके जाएंगे, ये नहीं कर सकता है वो। आ रहा है समझ? वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा बस, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक, चलो फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मेरे पास इतना कम टाइम होता है और ऑडिट की कॉस्ट इतनी होती है कि अगर मैं उसको बहुत ज्यादा फैलाऊं, बहुत ज्यादा चेकिंग करने जाऊंगा तो एंटिटी का प्रॉफिट पूरा ऑडिट में ही घुस जाएगा। फिर ये तो पता चल जाएगा कि ऑनेस्ट हो, समझ में आ रहा है, लेकिन भिखारी भी हो जाओगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो इसीलिए हम ऑडिट में बहुत ज्यादा वो नहीं ला सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि मतलब 100% तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? मैं उसको बिल्कुल ऐसा 100% ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करने जाऊंगा तो बिजनेस ही बर्बाद हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, और जल्दी भी देनी होती है रिपोर्ट। ठीक है, तो वही है, तो बेनिफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस के कारण, है ना? और अदर मैटर दैट मे अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या है? ठीक है, कि अगर सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो ऑडिटर नहीं बन पाता, ठीक है ना? फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो दिक्कत होती है, समझ रहे? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये नहीं कर पाता वो चेक, पता है क्यों? क्योंकि ये उसके स्कोप में नहीं होता। अपन एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, देखो पूरा ऑडिट ना स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, ऐसे 250 है एक, समझ रहा है? ठीक है, ऐसे 250 है जो बताता है कि ऑडिटर जो है उसकी अदर लॉस को लेकर के क्या रिक्वायरमेंट, क्या जिम्मेदारियां है, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो ये देखेंगे अपन, है ना? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कॉज एन एंटिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। अगर सीनियर मैनेजमेंट वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ऑडिटर चेक नहीं कर पाता, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड है गोइंग कंसर्न का,
ऐसे 570, है ना। तो हर मैटर को लेकर के ऑडिटर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब देखो, जब ऑडिटर चेकिंग करके आया ना, तो तुम ऐसे समझ लो कि वो शेयर होल्डर के सामने खड़ा है, तो शेयर होल्डर उससे सवाल पूछते जा रहे हैं कि क्यों भाई, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, भाई तुमने चेकिंग की है, बताओगे जरा हमको। तो ऑडिटर कह रहा है कि भैया नहीं, ये मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। तो बोले अरे कैसे ऑडिटर तुम, कह रहा भैया देखो, ये हमारे स्कोप में आता नहीं है और इसके लिए बहुत अलग लेवल ऑफ चेकिंग लगती है। हम अपनी जो है वो फाइनेंशियल की ऑनेस्टी आपको बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। तुम मुझसे ये बोलो कि भैया कहीं फिक्स एसेट इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा रखे, कम तो नहीं दिखा रखे, तो मैं इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे बोले यार बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, यार मेरे को क्या पता इसका प्रोडक्ट कल को बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ऑडिटर नहीं दे सकता। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। उसको ये लोग लिमिटेशन बोल रहे हो, तो ठीक है भाई बोल लो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां तक फ्रॉड बाय सीनियर मैनेजमेंट और वो रिलेटेड पार्टी। हाँ मतलब, क्योंकि भाई सीनियर मैनेजमेंट वाले फ्रॉड पकड़ पाना मुश्किल है, वही तो इन्फॉर्मेशन देता है। अब जैसे सत्यम कंप्यूटर्स था, सत्यम कंप्यूटर्स में ऑडिटर नहीं पकड़ पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया फ्रॉड, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व था। यही लिमिटेशन तो हो गई ना ऑडिट की, समझ ना, उसने खुद ही ने बताया कि गड़बड़ी, क्योंकि हम तो सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली एंटिटी से ही लेते हैं ना। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर गाइस। सेकंड वाला रिलेटेड पार्टी है, ये वाला एक्चुअली सेक्शन 180 के बाद के हैं, तो आप लोगों को 148 तक है ना कंपनी एक्ट के, नहीं तो समझ में आ जाता, लेकिन ठीक है। मतलब मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है, मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि मेरे भाई की कंपनी है, मेरे भाई की कंपनी है, मैंने उसको बता दिया, अरे मैंने कहा यार सेल कम हो रही है, चलो मैं तुमको सेल दिखा रहा हूँ, बस ले उठा करके दे मार, सेल दिखा दी उसको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है फिर, है ना, ये इलस्ट्रेशन रीड कर लेना, है ना, नेचर स्कोप वगैरह अपन इसको देख लें। ये वही है, वही चीजें हैं मतलब, है ना। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऐसे 200 की वही दी हुई है। ये हाँ ठीक है, ये ओवरऑल डिस्कशन है, समझ रहा है। तुम तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये तो क्वेश्चन है कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड देयरफॉर कैन नॉट ऑब्टेन absolute assurance that the financial statement are free from material statement due to fraud and error comment। बस ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है। दिस इज बिकॉज देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, द इनहेरेंट लिमिटेशंस अराइज फ्रॉम, ठीक है, बोलो गाइस, ठीक है ना, है ना। तो ये यहां तक रीड कर सकते हो अपन, फिर 7th पॉइंट से कल से पढ़ लेंगे, ये बाकी का तुम जो है एक बार रीड कर सकते हो, कुछ खास नहीं है। ये इलस्ट्रेशन अच्छे से रीड करना, कुछ कुछ एग्जाम में आ सकते हैं, आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर गाइस, गाइस गाइस, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है गाइस, फिर बाकी कल करते हैं।